हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्ठी उसका डिस्कशन कर लिया था, तो लोहे के निष्कर्षण से संबंधित जो प्रगलन की क्रिया होती है वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है यानी वात्या भट्ठी में होती है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको दो प्रोसेस और बताई थी, निस्तापन और भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन की जो प्रोसेस है ना, वो प्रक्रिया आपकी होती है रिवर्बरेटरी फर्नेस में यानी परावर्तनी भट्ठी में, है ना। अब इसमें होता क्या है, तो परावर्तनी भट्ठी में भर्जन निस्तापन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो भर्जन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि निस्तापन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यानी निस्तापन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और भर्जन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो रोस्टिंग जो होता है यानी भर्जन, है ना, भर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोस्टिंग। निस्तापन को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन जो होता है आपका वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और जो रोस्टिंग होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा लिखा रिवर्बरेटरी फर्नेस यानी परावर्तनी भट्ठी। तो सामने डायग्राम बना हुआ है, वायु है, ईंधन, चूल्हा, चार्ज और व्यर्थ गैसें, उधर है क्या, चिमनी। तो ये यहाँ पर बना हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम वहां पर भी बना है। जो डायग्राम वहां पर है वही यहाँ पर सेम बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए होता क्या इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर इस भाग में देखिए साइड में एक लगी हुई, इसको कहते हैं चिमनी। इधर से क्या है, व्यर्थ गैसें हैं, और यहाँ पर देखिए इधर से क्या है, हवा यानी वायु प्रवाहित करते हैं इस साइड से। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, ईंधन रखा हुआ है, इसको जलाने वाला कच्चा मटेरियल यानी ईंधन। ठीक, उसके बाद देखिए बीच में क्या लिखा है, चूल्हा। तो यहाँ पर क्या है, चूल्हा, और इसकी तली के ऊपर ये क्या रखा है, चार्ज। चार्ज को कहते हैं अयस्क, है ना, या धान कहते, कहीं कहीं लिखा होता है। तो अयस्क या चार्ज या धान लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक, तो ये अयस्क है, चार्ज को ही अयस्क कहा जाता है। ठीक, तो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ईंधन को जलाएंगे, है ना, यानी यहाँ पर जो ईंधन रखा होता है इस ईंधन को हम इसमें क्या करेंगे, इसको फ्यूल करेंगे, इसको जलाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर जो फ्यूल रखा हुआ है, जो ईंधन रखा हुआ है, जलने के बाद यहाँ जैसे जलना स्टार्ट होगा तो बाहर से क्या होगा, बाहर से आपकी वायु प्रवाहित करेंगे। तो वायु में ऑक्सीजन होती है ना। तो इधर से क्या होगा कि वायु प्रवाहित करेंगे इस साइड से, तो इसमें जो भी हीट है, जो भी ऊष्मा है ना, वो क्या होगी, अंदर की ओर ऐसे ऐसे बढ़ेगी। देखिए डायरेक्शन दिखाया गया, इधर से वायु कहाँ जाएगी, गर्म वायु जाएगी, क्योंकि बाहर से वायु ईंधन जल रहा तो गर्म वायु अंदर जाएगी। तो इधर से वायु का डायरेक्शन देखिए इधर जा रहा है, यानी इधर से वायु इधर की ओर जाएगी। और यहाँ पर क्या रखा है, अयस्क रखा है यानी चार्ज रखा है। तो ये गर्म वायु क्या करेगी, इस अयस्क को पिघलाने का कार्य करती है ना। तो वायु की उपस्थिति में ये अयस्क क्या होता है, गर्म हवा के द्वारा पिघलेगा। भाई इधर से गर्म वायु आ रही है और इधर ये रखा हुआ है अयस्क, तो अयस्क क्या करेगा, पिघलेगा। ठीक, तो अयस्क पिघलने के बाद बहुत सारी यहाँ पर अशुद्धियां भी बनेंगी। तो अशुद्धियां जो होंगी वो गैस के रूप में इस साइड से होते हुए, इधर से होते हुए व्यर्थ गैस के रूप में देखिए यहाँ पर बाहर निकल जाएंगी। और ज्यादातर इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, ये भी ध्यान रख लीजिए, है ना, कि सबसे ज्यादा इसमें जो बनने वाली गैस है ना, बनती तो बहुत सारी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसें बनती हैं, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगी वो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहां से सल्फर डाइऑक्साइड यानी व्यर्थ गैसें निकल जाएंगी। ठीक, तो ये हो गई जनरल बात रिवर्बरेटरी फर्नेस के बारे में। अब इसकी अगर थ्योरी आपको लिखना हो तो इसमें क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर लिखा कि यह इस्पात की बनी होती है, इसके अंदर की ओर अग्निसह ईंटों का स्तर लगा हुआ होता है। यानी यह इस्पात की बनी हुई भट्ठी होती है, इसके अंदर अग्निसह ईंटों का स्तर लगा होता है। इस भट्ठी के तीन भाग होते हैं, मेनली तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, तो पहला लिखा है चूल्हा, देखिए यहाँ पर है, इस जगह पे बना हुआ है पहला भाग चूल्हा। तो यहाँ पर लिखा है इसकी तली में अयस्क रख कर गर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर रखा है धान, चार्ज, अयस्क देखिए यहाँ पर रखा, तो इसकी तली में अयस्क को रख करके क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर लिखा है अग्नि स्थान। अग्नि स्थान देखिए इस स्थान पर ईंधन को रखकर जलाया जाता है। ये क्या है, ये स्थान है अग्नि स्थान। ठीक, ये अग्नि स्थान है, यहाँ पर ईंधन रखा है, इसको जलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ईंधन को रखकर जलाया जाता है, जिससे गर्म वायु उत्पन्न होती है और तली में रखा अयस्क पिघलता है। तो यहाँ पर जब इसको जलाएंगे तो ईंधन क्या है, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी यहाँ से। तो हीट या ऊष्मा निकलेगी, बाहर से वायु आ रही, तो अंदर की ओर जो गर्म हवा है वो जाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर रखा हुआ अयस्क क्या करेगा, पिघलेगा, और बेकार वाली गैसें इधर से निकलेंगी। ठीक, उसके बाद
तली में रखा अयस्क पिघलने लगता है, यहीं पर अयस्क पिघलेगा। उसके बाद जो व्यर्थ गैसें बनी है, इसका तीसरा भाग जो आ जाएगा चिमनी। चिमनी से बनी हुई जो व्यर्थ गैसें होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है ना। कॉपर के निष्कर्षण में इस प्रगलन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की ओर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। अब उसके जस्ट आगे देख लेते हैं कि जो तीसरा पार्ट है वो है चिमनी। मैंने बता दिया था आपको कि चिमनी से क्या होता है, चिमनी वाले भाग से व्यर्थ गैसें बाहर की ओर निकलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाता है इसके डायग्राम के विषय में। मैंने डायग्राम अगर आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, अब अगर इसमें थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा दिया जाए कि इसमें कॉपर के निष्कर्षण से संबंधित अभिक्रियाएं लिखिए, है ना, या परावर्तनी भट्ठी में प्रगलन से संबंधित अभिक्रियाएं लिखिए। तो जैसे कॉपर है तो कॉपर का जो प्रगलन किया जाता है वो इसी भट्ठी से किया जाता है। अब इसमें जो समीकरणें आएंगी तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, कॉपर का अयस्क है कॉपर पायराइड, तो ले लेते हैं CuFeS2। ये कॉपर पायराइड कॉपर का अयस्क है। ठीक, रिएक्शन करवाएंगे यहां पर ऑक्सीजन से O2, ये O2 हो जाएगा, बनेगा क्या, कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। ठीक, ये बन जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए तो कॉपर 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, और उसके बाद 2 लगाए तो आयरन 2 हो गया, तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया कॉपर पायराइड की ऑक्सीजन से। अब उसके बाद जो कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड इनकी फिर से ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी। तो चलिए लिख देते हैं Cu2S प्लस O2, और ये बन जाएगा Cu2O और प्लस SO2, ये बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2-2 मोल लगा दीजिए यहाँ पर, ये आपका 2 मोल हो जाएगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, तो 2-2 4, और 4 तो हम यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। तो ये बैलेंस हो गई। उसके बाद अगली रिएक्शन है आपकी आयरन ऑक्साइड, जो आपका सेकंड है FeS आयरन सल्फाइड, FeS प्लस O2। इसका मोल कितना है, इसका मोल भी 3 ही लेना है। आयरन ऑक्साइड बनेगा FeO प्लस SO2। बैलेंस करने के लिए 2-2 मोल लगा दीजिए यहाँ, तो 2 ये हो गया, 2 ये आयरन 2, 2 1 3, और यहाँ पर 2-2 4, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ये हो गई आपकी बैलेंस। अब उसके बाद ये जो आयरन ऑक्साइड है इसकी सिलिका से रिएक्शन हो जाएगी, तो FeO प्लस SiO2, FeSiO3, ये कहलाता है आपका धातु मल। ठीक, तो इस प्रकार से रिएक्शन आपकी हो जाएगी, यानी कॉपर के निष्कर्षण से संबंधित परावर्तनी भट्ठी में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। कॉपर पायराइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। फिर कॉपर सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और ये सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये देखिए मैंने आपसे बताया था कि व्यर्थ गैसों में सबसे सल्फर डाइऑक्साइड ही बनती है। देखिए बन नहीं हर जगह पर। ये आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। FeO SiO2 से क्रिया करेगा तो सिलिका यानी फेरस सिलिकेट नामक धातुमल बनेगा। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी परावर्तनी भट्ठी, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये भट्ठी समझ में आई हुई होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।